Okay, now the second paper of Gateway to MDMS, which was conducted in 17 November 2016. Paper number 2, MCQs number 149. So, the origin of renal cell carcinoma is renal pelvis, renal vein, glomerulus, renal artery. तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलस, क्योंकि जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है ये राइज होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की लाइनिंग से। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है अडल्ट किडनी कैंसर की, तो जो कि 90 to 95% केसेस में होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसमें क्लियर सेल्स होती हैं और हाई वेस्कुलरिटी होती है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सो द साइन सिम्टम्स ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा और द पेन होगा, पैल्पेबल मैस होगा, हेमेटूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के फीचर्स होंगे रीनल सेल कार्सिनोमा में। फिर इसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीनल क्लियर सेल कार्सिनोमा जो कि 70 to 80% तक होता है और इसमें लार्ज यूनिफॉर्म क्लियर सेल्स होते हैं, हाई वेस्कुलरिटी होगी। फिर आ जाता है पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा जो कि 13 to 20%, 13 to 40% तक होता है। 13 to 20% तक होता है पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, और इसके अंदर होती हैं 2 टाइप्स। टाइप 1 होती है स्पोरेडिक गुड प्रोग्नोसिस के साथ, टाइप 2 है इनहेरिटेड बाइलेटरल, और बाइलेटरल होगी और मल्टीपल इसके अंदर फोकल होंगे। इसके बाद आ जाता है क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा। क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ये होता है कितने परसेंट तक है? ये है 5% तक। तो ये 5% तक होगा क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा। बेस्ट प्रोग्नोसिस है और हिस्टोलॉजी के लिए लिहाज से ये सेम होते हैं टू द रीनल ऑन्कोसाइटोमा के। फिर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी ट्यूमर हो सकता है, तो वो लेस देन 1% है। कलेक्टिंग डक्ट रीनल कार्सिनोमा लेस देन 1%, ऑफन यंगर पेशेंट में होगा और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। फिर आ जाता है रीनल मेडुलरी कार्सिनोमा जो कि सिकल सेल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके बाद आ जाता है हाइलाइन कार्टिलेज टेक अ बेजोफिलिक स्टेन ड्यू टू मल्टीपल लार्ज न्यूक्लियाई, कोलाजन, कोंड्राइटन सल्फेट या हेल्ड्रोनिक एसिड। तो हाइलाइन कार्टिलेज स्टेन टेकअप करता है कोंड्राइटन सल्फेट की वजह से। आर्टरी बिटवीन द टू मेल्यूलाई कौन सी होती है? डोर्सैलिस पीडस, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, फिबुलर आर्टरी। तो बिटवीन टू मेल्यूलाई देयर विल बी अ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। फिर उसके बाद सिनेरियो है यंग मेल है, एक्टिव है सिंस मॉर्निंग। यंग मेल एक्टिव सिंस मॉर्निंग ग्रेजुअली डेवलप्स डबल विजन, बॉडी वीकनेस और ऑल्टर्ड स्पीकिंग। व्हाट कैन इट बी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेम्बरिटन सिंड्रोम, डर्माटोमाइसाइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसका आंसर होगा माइस्थेनिया ग्रेविस। यंग में होगा, फेस की इन्वॉल्वमेंट होगी जिसमें डबल विजन हो रही है, बॉडी वीकनेस होगी और ऑल्टर्ड स्पीकिंग है। तो इसका ये सिनेरियो है माइस्थेनिया ग्रेविस का। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया कौन सा होता है? अपर टेम्पोरल लोब, लोअर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, ब्रॉडबैंड एरिया। तो अपर टेम्पोरल लोब जो होता है वो होता है प्राइमरी ऑडिटरी का कॉर्टेक्स का एरिया। ओके, इसके बाद है जी टाइप ऑफ ऑर्गेज। ये मशीनरी मर्मर इज हियर्ड इन मशीनरी मर्मर, एस डी एस डी पीडीए। तो पीडीए के अंदर क्या चीज़ होता है? मशीनरी मर्मर प्रेजेंट होता है। डिमाइक्लोसिन इज यूज्ड इन द डिमाइक्लोसाइक्लिन किस में यूज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, मिलाइडस या सैडियस कार्मन सिंड्रोम। तो डिमाइक्लोसाइक्लिन दे रहे होते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर। फर्स्ट लाइन एटीटी डज नॉट इंक्लूड रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन फर्स्ट लाइन है, पेरिसिनामाइड थैम्बुटल फर्स्ट लाइन है, लीवोफ्लॉक्सिसिन फर्स्ट लाइन एटीटी ड्रग नहीं है। रोडेंट अल्सर इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। तो जो रोडेंट अल्सर होता है ये बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा ये कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह नहीं है, बट इसका नाम टोमा की तरह है, हेमाटोमा। तो आंसर इसके एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन्स को कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेनिंजिस को हेमाटोमा कहते हैं, डेवलपमेंटल मेल फॉर्मेशन है या बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मॉल बोन्स है। तो हेमाटोमा होता है जी इसको कहते हैं डेवलपमेंटल मेल फॉर्मेशन को। विल्सन डिजीज़ के लिए वर्कअप जब आप करवाते हैं तो इंक्लूड्स विच ब्लड टेस्ट दैट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस। तो विल्सन डिजीज़ के लिए मोस्ट स्पेसिफिक सीरोप्लाज्मिन के लेवल्स होते हैं। ऑप्शन इसमें बताए हैं सीरम कॉपर, यूरिनरी कॉपर, सीरोप्लाज्मिन लेवल्स, लीवर कॉपर। तो सीरोप्लाज्मिन के लेवल्स करवाते हैं विल्सन डिजीज़ के लिए, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है।
इसके बाद है क्रेज स्किन लेगियन है जो कि क्लियर मार्जिन है एंड साइज इज़ लेस दैन 0.5 सेंटीमीटर। तो ये पिछले एमसीक्यूज़ में भी रिपीट हुआ था मई 2016 में और नवंबर इसमें भी आया हुआ है। तो जो लेस दैन 0.5 सेंटीमीटर का होता है क्लियर मार्जिन के साथ, वो क्या चीज़ होता है? पेप्यूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स बोथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो इसके अंदर आ जाएगा लेबिटालोल, प्रोप्रानोलोल जो होता है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। बिसोप्रोलोल बीटा 1 ब्लॉकर होता है, एस्मोलोल भी बीटा 1 ब्लॉकर है, जबकि लेबिटालोल जो है ये बोथ अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फिर हो जाता है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। बीटा 1 में एटिनोलोल होता है, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल और मेटोप्रोलोल होता है। जबकि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल सबसे पहले, फिर सोटालोल और टिमोलोल होते हैं। मिक्स्ड अल्फा बीटा में कार्बिडोलोल और लेबिटालोल होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है लेंथ ऑफ एसोफेगस फ्रॉम इंसाइजर टीथ टू गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर्स तक। इन एसोफेगस की अपनी लेंथ बतानी है 25, 35, 40, 45। तो इसकी इस गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर तक होती है 40 सेंटीमीटर। तो एसोफेगस लेंथ इज इम्पोर्टेंट इन एंडोस्कोपी। एसोफेगस हैज 3 कंस्ट्रिक्टर्स और रेफरेंस ऑन अपर इंसाइजर टीथ से ले रहे होते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रिक्टर होता है 15 सेंटीमीटर पे, सेकेंड होगा 23 पे और थर्ड कंस्ट्रिक्टर होता है 40 सेंटीमीटर पे। और ये जो थर्ड होता है ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, तो इधर से 30 सेंटीमीटर पे। तो ये कॉमन साइट होता है एसोफेजियल कार्सिनोमा की। निस्टैग्मस के बारे में पूछा, निस्टैग्मस क्या है? इनएबिलिटी टू मेंटेन फिक्सेशन। यस, इसमें निस्टैग्मस में क्या होता है कि फिक्सेशन को मेंटेन नहीं कर सकता और स्लो ड्रिफ्ट होगा और इसकी करेक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होगी, रैपिड करेक्टिव मूवमेंट होगी। ड्रिफ्ट स्लोली होगा बट करेक्शन रैपिडली इसकी हो जाती है। तो इसके क्या ऑप्शन है? इनएबिलिटी टू मेंटेन फिक्सेशन, स्लो ड्रिफ्ट अवे देन रैपिड करेक्टिव मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस रैपिड आई मूवमेंट विद rapid eye movement with no slow wave phase, inability to maintain fixation with fast drift and slow connection, inability to maintain fixation and drift away, slow drift away, fast correction। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें इनएबिलिटी टू मेंटेन करेगा फिक्सेशन को, स्लो ड्रिफ्ट अवे होगा, फिर उसके बाद रैपिड इसकी करेक्टिव मूवमेंट होती है। डिटेल इसके अंदर उसमें भी इसने यही बताया कि ये इनएबिलिटी टू मेंटेन फिक्सेशन की, स्लो ड्रिफ्ट अवे और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से स्लो ड्रिफ्ट कहते हैं, देन और रैपिडली पुल्ड बैक इन ऑर्डर टू क्रैक द फॉल्टी फिक्सेशन एंड ड्रिफ्ट ऑफ आइज। एंड देन patient started on ATD complaints of numbness of feet after few weeks which drug is mostly caused it। कंप्यूटर प्रेजेंट बाय आइसोनियाज़िड। तो आइसोनियाज़िड की वजह से क्या होता है? नम्बनेस फीट में फील होती है और इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो आइसोनियाज़िड इसका आंसर होगा। और इसके बाद है टेबल में ड्रग उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं। आइसोनियाज़िड के ये जो टीबी की ड्रग्स होती हैं ये मोस्टली ड्रग्स हिपैटोटॉक्सिसिटी काज करवा रही होती हैं। तो आइसोनियाज़िड हिपैटोटॉक्सिसिटी काज करवाएगा, साथ में पेरिफेरल न्यूराइटिस काज करवाएगा, रिफैम्पिसिन की वजह से रेड कलर का यूरिन हो जाता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी साथ में काज करवाएगा। रिपेराजिनामाइड से ये हिपैटो वो जो होता है ना जॉइंट पेन, वो ज़्यादा हाइपरयूरिसीमिया ये करवा रहा होता है, हाइपरयूरिसीमिया। और हिपैटोटॉक्सिक भी है। इथेम्ब्यूटोल इथेम्ब्यूटोल ई से आई होता है, तो आई में ये ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस के फीचर्स काज करवा देगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर डिसफंक्शन करवा रही होती है। इथेम्ब्यूटोल आई पे इफेक्ट करती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना वो ईयर पे इफेक्ट करेगी, जिसमें वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, वर्टाइगो, निस्टैग्मस, डेफनेस और नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है ये। इसके बाद है मेलर रैश। मेलर रैश इज टिपिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर मेलर रैश होता है? तो वो है एओर्टिक रिगर्गिटेशन, कुशिंग डिजीज, माइट्रल स्टीनोसिस, डीके। तो मेलर फ्लश होता है माइट्रल स्टीनो, एम से मेलर फ्लश है तो एम से ही माइट्रल स्टीनोसिस है, तो माइट्रल स्टीनोसिस में मेलर फ्लश इज सीन। तो इसको कहते हैं इसके अंदर क्या होता है? माइट्रल स्टीनोसिस में माइट्रल वेल्व का प्रॉब्लम होता है। What is true for cardiac reserve? Cardiac reserve lower in athletes, higher in cardiac failure, increase in exercise due to increase in preload, decrease in afterload, decrease in exercise due to tachycardia, decrease filling rate। तो इसमें क्या होता है? कार्डियक रिजर्व एक्सरसाइज में इंक्रीज होता है क्योंकि प्रीलोड ज़्यादा हो जाता है और आफ्टरलोड जब डिक्रीज है तो कार्डियक रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा।
डायग्नोज केसेस सीओपीडी का अगर आपके पास प्रेजेंट कर रहा है विद हिपैटोमीगैली और पिटिंग एडीमा है इन बोथ फीट्स दैट इज़ ग्रेजुअली इन ऑनसेट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। तो किस वजह से दोनों फीट में एडीमा हो रहा है और साथ में हिपैटोमीगैली के साथ प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, तो इसको क्या कहेंगे कोर पल्मोनल क्रोनिक रीनल फेलियर, प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी, एक्यूट एलवीएफ। तो ये होगा कोर पल्मोनल राइट हार्ट फेलियर। और पेशेंट अंडरगोज हीमोडायलिसिस, उसका हुआ है कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, हीमोडायलिसिस के बाद वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन कर रहा है। एप्रीहेंशन हीज लंग्स बेसिस आर क्लियर बट जेवीपी इज रेज्ड एंड हार्ट साउंड्स आर मफल्ड। अगर हार्ट साउंड मफल्ड हो गई है जेवीपी रेज, इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्लूइड आ गया पेरिकार्डियम में, तो इसको क्या कहते हैं फ्लूइड ओवरलोड, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन काजिंग टेम्पोनेट इफेक्ट, फ्लैश पल्मोनरी एडीमा। तो ये जो टेम्पोनेट इफेक्ट काज करवा रही है ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन काजिंग टेम्पोनेट इफेक्ट। उसमें हीमोडायलिसिस के बाद पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लंग बेसिस क्लियर होंगी, जेवीपी रेज होगी, हार्ट साउंड मफल्ड होंगी। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मीजनकाइमल ओरिजिन, ब्लास्टोमा, हेमाटोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। तो सार्कोमा का मीजनकाइमल ओरिजिन, तो जो मीजनकाइम होता है ना इससे कनेक्टिव टिश्यू बन रहा होता है, तो सार्कोमा किससे बनेगा मीजनकाइम से बनेगा, ओरिजिनेट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर ग्रेटली एसोसिएटेड विद मेलिग्नेंसी, मोर ग्रेटली एसोसिएटेड विद मेलिग्नेंसी है जी हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। ऑब्वियसली डिस्प्लेजिया जो होता है ना वो मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होता है। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है इमरजेंसी में आरटीए के बाद एंड ही कैन नॉट फ्लेक्स इज फोर आर्म, विच नर्व डैमेज इज कॉजिंग दिस। फोर आर्म फ्लेक्स नहीं हो रही है तो नर्व कौन सी होगी, मीडियन नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, अल्नर नर्व। तो इसका आंसर होगा मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, क्योंकि फोर आर्म की फ्लेक्शन करवा रहा होता है ब्रेकियालिस मसल और वीक फ्लेक्सर थोड़ा बहुत होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन। तो अगर और इन दोनों को सप्लाई करी होती है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, अगर ये दोनों मसल्स का डैमेज है, नर्व सप्लाई वहाँ तक नहीं जा रही है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व डैमेज है, तो वो क्या करवा देगी फोर आर्म पे फ्लेक्शन वीक हो जाएगी। ब्रेकियालिस की एक्सप्लेनेशन में इसने क्या बताया कि ब्रेकियालिस इज द मेजर फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, और बाइसेप्स ब्रेकियालिस जो है ये मेनली या सुपिनेटर है और वीक फ्लेक्सर है, बोथ ऑफ दिस मसल इन्वेटेड बाय द मस्कुलर क्यूटेनियस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, सर्ट्रालीन, फ्लोक्सिटीन, एसिटालोप्राम, नॉरट्रिप्टालिन। तो इनमें से सिर्फ नॉरट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन जो होती है वो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होती है, बाकी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स नहीं है, एसिटालोप्राम होगी, फ्लोक्सिटीन, सर्ट्रालीन। विच अमंग द फॉलोइंग थायराइड ट्यूमर्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन फोलिकुलर मेडली पेपिली एनाप्लास्टिक, तो जो मेडली कार्सिनोमा होता है वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है। और इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है पी से और एफ से। पी से पेपिली कार्सिनोमा 60-70% होता है, लिम्फेटिक्स टू नोड्स, और बहुत पेपिली एंड फोलिकुलर टाइप्स वीकन्स इन फोलिकल साइज ऑफ द थायराइड, इफ डिटेक्टेड अर्ली दे कैन बी ट्रीटेड। एक्सीडेंट इसका प्रोग्नोसिस है जो फोलिकुलर्स होती है ना वो 20-25% है। ब्लड स्पेसिफिकली टू बोन्स और गुड विद रेडियो आयोडीन थेरेपी, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है रेडियो आयोडीन थेरेपी के साथ, और ये क्योंकि ब्लड में बोन्स में जा रहा है तो इस वजह से इसका वो दूर तक स्प्रेड करता है, फार अवे, एफ से फार अवे। एनाप्लास्टिक अग्रेसिव होता है, फॉलिकुलर सेल से अराइज होता है, हाईली अबनॉर्मल होता है, स्प्रेड करता है फास्ट और वेरी प्रो प्रेगनेंसी है। इस तरह मेडली कार्सिनोमा ये 5-10% तक होता है, न्यूक्लियर लिम्फेटिक्स है, ब्लड्स में ये जाता है, और ये सी सेल से अराइज होता है जो कि कैल्सिटोनिन बना रहे होते हैं, और ये भी मोर एग्रेसिव होता है। What cannot be viewed using an ophthalmoscope, ऑप्टिक क्याज्मा, रेटिनल आर्टरी, फोविया, रेटिनल वेन। तो बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं और क्याज्मा नहीं देख सकते। What symptom is the most common manifestation after a stroke? स्ट्रोक के बाद what symptom is the common manifestation after a stroke? ये लास्ट पेपर में भी एमसीक्यूज आया था तो ये अभी रिपीट हो रहा है। स्ट्रोक के बाद बिहेवियरल चेंजेस और डिप्रेशन कॉमन होता है। ऑप्शन दैट डिमेंशिया, साइकोसिस, मोटर वीकनेस, डिप्रेशन, बिहेवियरल चेंजेस। तो इसमें कॉमन क्या होगा, आंसर होगा डिप्रेशन, बिहेवियरल चेंजेस। Which among the following is a non-sedative antihistamine? Cetirizine, clemastine, hydroxyzine, chlorpheniramine। तो जो सेट्रिजीन होती है ना ये नॉन सीडेटिव एंटीहिस्टामीन होती है।
सेट्रिजिन नॉन सीडेटिव है और बाकी सीडेटिव में हाईली सीडेटिव होती है डाइफेनहाइड्रामीन और मॉडरेटली सीडेटिंग होती हैं फेनेरामीन, माइल्ड सीडेटिंग है क्लेमेस्टीन, क्लोरफेनेरामीन और जो नॉन सीडेटिंग होती हैं वो होती हैं लोराटिडीन, फिक्सोफेनेडीन और सेट्रिजिन, ये नॉन सीडेटिंग है, बाकी सीडेटिव में आ जाती हैं सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल जो है वो टेक्स ओरिजिन अबव द इंक्वाइनल कैनाल, रेक्टस फीमोरस, वेस्टस मीडियलिस, रेक्टस इंटरमीडियस। इन सब में से जो रेक्टस फीमोरस मसल होता है दिस इज़ दी ओनली मसल जो कि अबव द इंक्वाइनल लिगामेंट राइज होता है। अबव द इंक्वाइनल लिगामेंट में क्या होगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ये ओरिजिन लेता है और ये दिस इज़ दी ओनली मसल जो कि प्रोड्यूस करता है मूवमेंट अलॉन्ग दी हिप जॉइंट, मतलब कि फ्लेक्शन करवाने में ये यूज़ हो रहा होता है रेक्टस फीमोरस। हाउस ऑफिसर अटेम्प्ट्स to maintain a central line through the subclavian approach. He does it successfully. 10 minutes later, patient complains of shortness of breath, oxygen saturation is dropping. Take case elevated to the opposite side of the CVP line. What is the next best step? तो इसमें हम क्या करेंगे, रीअश्योर दी पेशेंट, प्लेस अ चेस्ट ट्यूब, अरेंज एक्सरे चेस्ट, चेक ब्लड प्रेशर। तो आपने इमरजेंसी में उसको क्या करना है, अब उसको निमोथेरेक्स हो गया है तो चेस्ट ट्यूब प्लेस करनी है। सीवीपी लाइन डालते हुए अगर ट्रैकिया डेविएट हो गया है, उसकी सैचुरेशन वगैरह ड्रॉप करी है, तो अब आपने उसको चेस्ट ट्यूब पास करनी है। और ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। व्हाट ड्रग कैन कॉज गायनिकोमेस्टिया, फिरोसामाइड, वेंटोलिन, डाइजॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। तो जो इनमें से डाइजॉक्सिन है ये गायनिकोमेस्टिया कॉज करवा देती है, डाइजॉक्सिन। इसके बाद आ जाती है नॉन ड्रग इंड्यूस्ड गायनिकोमेस्टिया भी हो रहा होता है, वो सीकेडी सीएलडी का पेशेंट होता है, ओबेसिटी में भी होता है। कार्सिनोमास कौन से हैं जो कि गायनिकोमेस्टिया करवाते हैं, एड्रीनल का, ब्रेस्ट का, लीवर का और लंग्स का। टेस्टिकुलर कार्सिनोमा ये सारे नॉन ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं। ड्रग्स एंटी एंड्रोजन्स में फिनास्टिराइड है और स्पाइरोनोलेक्टोन है। एंटीबायोटिक्स में कीटोकोनाजोल और मेट्रोनिडाजोल भी हैं जो कि गायनिकोमेस्टिया कॉज करवा सकती है। एंटीहाइपरटेंसिव में एम्लोडिपिन, कैप्टोप्रिल, वेरापामिल और डायूरेटिक्स में स्पाइरोनोलेक्टोन। इसने फिरोसामाइड बताई हुई थी, इस वजह से आंसर ठीक नहीं था। स्पाइरोनोलेक्टोन जो होती है ये इसने 2 दफ़ा बता दिया, डायूरेटिक्स में भी और एंटी एंड्रोजन्स में भी, जो कि गायनिकोमेस्टिया करवाती हैं। जीआई ड्रग्स में रेनिट्रिडिन, ओमेप्राजोल, हार्मोन्स में एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन्स और साइकेट्रिक एजेंट्स में डायज़ेपाम, टीसीएस, अदर्स में वाइडरोन, डाइजॉक्सिन, स्टेटिन्स, थियोफाइलिन, डोमपेरिडोन, ये सारी गायनिकोमेस्टिया करवा रही होती हैं। डायफ्राम इज मेनली इनर्वेटेड बाय द वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, अपर 3 इंटरकोस्टल नर्व्स, एओर्टिक प्लेक्सिस। तो इसकी डिफरेंट होती है मोटर और सेंसरी सप्लाई। तो यहाँ पे इसका आंसर है फ्रेनिक नर्व से ये इनर्वेटेड होता है। फ्रेनिक नर्व लेफ़्ट एंड राइट। जो मोटर सप्लाई है वो है फ्रेनिक नर्व से राइट और लेफ्ट साइड पे। तो फ्रेनिक नर्व होगी इसकी मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में आ जाता है सेंट्रल डायफ्राम सरफेस, फ्रेनिक, पेरिफेरल डायफ्राम सरफेस, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स। जो सेंट्रल डायफ्राम सरफेस है उसके लिए फ्रेनिक नर्व है और जो पेरिफेरल डायफ्राम है उसके लिए लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। मतलब सेंट्रल के लिए फ्रेनिक नर्व होगी और पेरिफेरल के लिए लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स होंगी जो कि डायफ्राम को सप्लाई करेंगी। और क्रिकेट प्लेयर गेट्स हिट ऑन हैंड, हैंड पे अगर उसको हिट होता है, विच स्ट्रक्चर कैन गेट डैमेज्ड इन एन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, अल्नर नर्व, रेडियल आर्टरी, एक्सटेंसर पल्सिस लॉन्गस का टेंडन, मीडियन नर्व। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर रेडियल आर्टरी होती है तो वो डैमेज हो जाएगी। और व्हाट इज़ दी फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया को करेक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बिस्फॉस्फोनेट देंगे, आईवी हाइड्रेशन अग्रेसिवली देंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे कैल्शियम इनटेक और डायूरेटिक्स। तो आपने अग्रेसिवली उसको आईवी हाइड्रेशन करवानी है ताकि उसकी जो हाइपर कैल्सीमिया हुआ है वो ठीक हो जाए। और पेशेंट नॉन केस ऑफ सिकल सेल डिजीज़ है, प्रेजेंट टू यूनिवर्सिटी विद एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग के साथ आता है पेशेंट सिकल सेल का। और HB 4.1 है इन 2 डे ओल्ड रिपोर्ट, 2 दिन पहले की रिपोर्ट में उसकी HB 4.1 है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली फिनोमिना कॉजिंग दिस इशू,
तो वो कौन सा फिनोमिना है, मतलब यहाँ पे ब्लड की लाइसिस हो रही है, कोई मैकेनिज़्म ऐसा हो रहा है जो ब्लड की लाइसिस करवा रहा है, जिसकी वजह से उसकी HB 2 दिन के अंदर 4.1 तक चली गई है सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट में। तो कौन सा फिनोमिना होगा, थ्रोम्बोटिक वेजोक्लूसिव क्राइसिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन, हेमोलिटिक क्राइसिस। तो होगा थ्रोम्बोटिक वेजोक्लूसिव क्राइसिस। तो इसकी डिटेल में इसने ये बताया है, सिकल सेल पेशेंट कैन हैव नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कॉल्ड क्राइसिस। देयर आर 4 मेजर क्राइसिस रिलेटेड टू द डिजीज टाइप ऑफ सिकल सेल क्राइसिस। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ क्राइसिस हो सकते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस, हेमोलिटिक क्राइसिस, वेजोक्लूसिव पेन क्राइसिस और स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन। एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है, एप्लास्टिक क्राइसिस में एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, मोस्टली पार्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन होगा, तो उसके साथ एप्लास्टिक क्राइसिस एसोसिएटेड होता है। बोन मैरो टेम्परेरीली स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, तो वहाँ पे टेम्परेरीली RBCs नहीं बन रहे होते जब पार्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन होगा। इसको कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस, के इसमें रेड ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे हैं। हेमोलिटिक क्राइसिस रिजल्ट्स इन एन एग्जैजरेटेड एनीमिया में। वेजोक्लूसिव पेन क्राइसिस कॉज्ड बाय द सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल ट्रैप्ड इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स काजिंग लोकलाइज्ड इस्कीमिया। जब सिकल शेप्ड RBCs स्मॉल वेसल्स में स्टक हो जाती हैं तो वो लोकलाइज्ड इस्कीमिया कॉज करवा रही होती हैं, तो उसको कहते हैं वेजोक्लूसिव पेन क्राइसिस। सिम्टम्स में पेन होगा, बैक पेन, एब्डोमिनल पेन। अगर पेन के साथ पेशेंट आ रहा है, वेजोक्लूसिव पेन क्राइसिस इस वजह से कहा है कि पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा जब RBCs उसमें स्टक हो जाएंगे और इस्कीमिया काज करवा रही हैं। तो जब ऑर्गन में इस्कीमिया है तो वहाँ पे पेन होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में होगा कॉमन इफेक्टेड, एक्यूट चेस्ट पेन और निमोनिया जो है ना, लाइक प्राइपिज्म। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन देंगे, हाइड्रेशन करेंगे और पेन किलर्स देंगे। वेजोक्लूसिव पेन क्राइसिस में स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन चिल्ड्रन में होती है और सिग्निफिकेंट पुलिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन रिजल्टिंग शॉक। अगर पॉसिबल डेथ, अगर सिग्निफिकेंट ब्लड स्प्लीन में एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी वजह से शॉक हो जाएगा और पॉसिबली डेथ हो सकती है। रेयर इन एडल्ट्स एज दे हैव द फंक्शनल एस्प्लीनिज्म, बाय दैट एज ऑटोस्प्लीनेक्टमी। इसके बाद है AC इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। AC इनहिबिटर यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, कार्डियोजेनिक शॉक में, पोस्ट MI में। तो AC इनहिबिटर्स यूज़ होंगे कार्डियोजेनिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं यूज़ होंगे AC इनहिबिटर्स, बाकी सब में AC इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, पोस्ट MI के पेशेंट में। तो अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो इसमें AC इनहिबिटर्स का रोल नहीं है। नेम्स हैं प्रिल्स, तो कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनलप्रिल, डिटेल, ये इनके AC इनहिबिटर्स के नाम, मतलब जो प्रिल्स होती हैं, ये जिनके एंड में प्रिल आ रहा होता है, कैप्टोप्रिल वगैरह, ये AC इनहिबिटर्स होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाइपरटेंशन में, CCF में, डायबिटीज़ में, पोस्ट MI और क्रोनिक एंजाइना में इसका किस तरह से एक्शन होता है। AC इनहिबिटर्स डायरेक्टली रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द प्री लोड। तो हाइपरटेंशन में तो ये डायरेक्ट अफेक्ट कर रही होती हैं प्री लोड को, डायरेक्टली जब कम करेंगी तो ये प्री लोड कम करेंगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है, इन कार्डियक फेलियर व्हेन किडनी डिटेक्ट्स लो ब्लड प्रेशर एंड स्टार्ट्स रीनल एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राज सिस्टम एक्टिवेट होता है जब लो BP होता है। इट कॉजेज अ विशियस साइकिल ऑफ द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड सोडियम और वाटर की रिटेंशन का विशियस साइकिल जो होता है ना वो होता है। एंड deterioration of cardiac function further. AC inhibitors are drugs with mortality benefit in breaking that vicious cycle. तो ये जो इनहिबिटर्स होंगे ये इस को ब्रेक करेंगे विशियस साइकिल्स को, तो ये मोर्टेलिटी बेनिफिट को के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद आ जाता है डायबिटीज़ में, रिड्यूस हाइपरटेंशन रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द किडनी।
They save kidney by reducing glomerular hypertension and reduce GFR in process. It delays kidney remodeling or diabetic glomerulosclerosis. जो हाइपरटेंशन रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होंगे और इसका किडनी पे जो इफेक्ट हो रहा होगा ये उसको डायबिटीज़ में कम कर रहे हैं. They reduce glomerular hypertension and reduce GFR in process. It delays kidney remodeling और diabetic glomerulosclerosis को डिले करें. पोस्ट MRA में प्रिवेंट करते हैं कार्डियक रिमोडलिंग आफ्टर MI. क्रोनिक एंजाइना में एडिड आफ्टर बीटा ब्लॉकर्स के बाद ये इनहिबिटर्स देते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर हाइपोटेंशन है तो ये मज़ीद ब्लड प्रेशर कम करवा देगी. इस वजह से हाइपोटेंशन के पेशेंट में आपने इसको नहीं देना है. और हाइपोटेंशन के बाद होता है बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. इसमें नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, हाइपरकैलीमिया में इस इनहिबिटर्स नहीं देंगे. सीवियर आयोटिक माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, सीरम क्रेटिनिन अबव 3 ग्राम है तो कॉज माइट राइज इन क्रेटिनिन लेवल्स. साइड इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है कफ. इम्पोर्टेंट है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन. हाइपरकैलीमिया काज करवाती है एंजियोडीमा ऑल्दो इट्स मोस्टली एट्रिब्यूटेड टू CCBs. तो बाय विच मैकेनिज्म डज प्रोटामीन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हेपरिन. प्रोटामीन हेपरिन को जो कर रही है ये कौन सा एंटेगोनिज्म है? केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल. तो ये होगा केमिकल एंटेगोनिज्म. इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं. ये जो प्रोटामीन रिवर्स कर रहा है इफेक्ट ऑफ हेपरिन को तो ये केमिकल होगा. केमिकल एंटेगोनिज्म occurs when a drug reduces the concentration of an agonist by forming chemical complex. mechanism of action of most of the chelating agents जो होते हैं ये केमिकल एंटेगोनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं क्योंकि वो केमिकल कॉम्प्लेक्स बना के एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं. प्रोटामीन हाइपरिन का है, डाइमरकैप्रोल मर्करी का है और एंडेसर स्टोमिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिज्म वन सब्सटेंस काउंटरएक्ट्स द फंक्शन ऑफ द अदर रिसेप्टर. डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर. फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन और इंसुलिन. तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये हो गई फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट. इसी तरह हिस्टामीन है और एड्रीनालिन है ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल. तो ये भी फिजियोलॉजिकल हो गई. फिजिकल एंटेगोनिज्म होता है और फार्माकोलॉजिकल. फिजिकल में mechanism does not involve interaction with a receptor but depends upon physical properties of a substance. For example, activated charcoal is used in alkaloid poisoning. Alkaloid poisoning में activated charcoal use होता है because it sticks alkaloids and they don't enter the blood stream. तो ये इसके साथ स्टिक हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में नहीं एंटर होने देगा. तो ये क्या हो जाता है एक्टिवेटेड चारकोल अल्कलाइड्स के लिए फिजिकल एंटेगोनिस्ट है जिसके साथ अटैच होकर उसकी एंट्री ब्लड स्ट्रीम में प्रिवेंट करवा रहा है. तो फिजिकल एंटेगोनिस्ट हो गया. जो फिजियोलॉजिकल था वो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा था. केमिकल कॉम्प्लेक्स बना रहा था एगोनिस्ट के अगेंस्ट. फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिज्म में कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंटेगोनिस्ट होते हैं. इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. Definition: relationship between drugs in which an antagonist inhibits activity of an agonist by reacting with the receptor or other part of effector mechanism. Antagonist has no other pharmacological function. एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा होता है रिसेप्टर के साथ मिलकर या अदर पार्ट ऑफ द इफेक्टर. तो वो होता है फार्माकोलॉजिकल जिसमें आ जाते हैं कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव. कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है वो सेम रिसेप्टर पे जाके लगता है. नॉन कम्पिटिटिव डिफरेंट पे लगेगा. कम्पिटिटिव केमिकली रिजेंबल्स करता है एगोनिस्ट के साथ वो नहीं करता. ये रिड्यूस करता है एफिनिटी ऑफ एगोनिस्ट, रिड्यूस एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट. ये रिड्यूस कर रहा है कम्पिटिटिव एफिनिटी ऑफ एगोनिस्ट और जो नॉन कम्पिटिटिव होती है उसकी एफिकेसी को कम कर देता है.
इंटेंसिटी इसकी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट की कंसंट्रेशन पे इंटेंसिटी डिपेंड करी होती है, जबकि नॉन कम्पिटिटिव की इंटेंसिटी डिपेंड करी होती है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंटेगोनिस्ट। एग्जांपल्स हैं कम्पिटिटिव के स्टाइल कोलिन एट्रोपिन, और इसके अंदर नॉन कम्पिटिटिव में जाता है एस्पिरिन साइक्लोक्सीजिनेस पाथवे वाला जो सिस्टम होता है, उसमें एस्पिरिन इसके ऊपर इनहिबिट कर रही है, तो ये नॉन कम्पिटिटिव इंटेगोनिस्ट होता है। कम्पिटिटिव इंटेगोनिस्ट में एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन आ जाती हैं।